हमने मार्क्सिज्म देखा, हमने लिबरलिज्म देखा और हमने उसी की खूबियाँ, उसी की खामियाँ, उसी पे बात करते करते बस मोर और लेस यही। बहुत से बहुत हुआ, बहुत कम लोगों ने देखा होगा, लेकिन चले फैशिज्म देख लिया होगा। लेकिन अब वक्त तब्दील हो रहा है। हम पिछले 100 साल की बात करें, हम पिछले 100 साल में, यानी हम स्टार्ट करते हैं 100 साल आप कर ले, 2025 आ गया है। 3 डोमिनेटिंग ताकतें दुनिया में हमने पिछले 125 साल में देखी। अब दुनिया की तारीख में ना इतने करीब करीब ताकतें हों 3, तो ये बंद होता नहीं है। तो इंसान की फितरत है ना डोमिनेट करने की। क्यों इतना अरसा रोमन्स और पर्शियंस आपस में लड़ते रहे? जो करीब करीब की जो बड़ी ताकतें होती हैं ना, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करती वो। तो ये एक अनोमली थी कि 3 बड़ी ताकतें बरसरे पैकार हैं, वो एक दूसरे से लड़ना चाहती हैं। वो 3 ताकतें क्या हैं? फैशिस्ट्स नंबर 1, फैशिस्ट के साथ लिबरल्स और लिबरल्स के साथ कम्युनिस्ट्स। ये 3 ताकतें। फैशिस्ट्स आपको आइडिया है उनमें कौन कौन से? कोई 1-2 अगर आप बड़े नाम ले सके तो। एक का मैं ले लेता हूं, हिटलर, और दूसरा मुसोलिनी। मुसोलिनी बड़ा फैशिस्ट था हिटलर से। ये अजीब तारीख का एक दिलचस्प पहलू है कि हिटलर मुसोलिनी बनना चाहता था, वो उसका आइडियल था, लेकिन तारीख में ये हुआ कि उससे आगे निकल गया और मुसोलिनी का नाम हिटलर के साथ लिया जाता है। हिटलर की ख्वाहिश थी कि मेरा नाम उसके साथ लिया जाए। खैर, ये एक बड़ी ताकत थी। इसके साथ हमारे पास थे लिबरल्स, बड़ी ताकत थी, और उसके साथ थे कम्युनिस्ट्स, ये बड़ी ताकत थी। अब जंगल में 3 शेर हैं, हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। एक ये है कि तीनों एक दूसरे पे टूट पड़े, कोई एक बचेगा, जो बच गया वो सबका हुक्मरान हो गया। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि वो जो एक बच जाएगा ना, वो भी शेर नहीं रहेगा बाद में। यानी इतना जख्मी हो चुका होगा, इतना घायल हो चुका होगा कि नहीं भाई वो बात तो। अब ये तीनों शेरों के लिए रिस्क था भी, आपस में तो हम नहीं लड़ सकते। अगर ये फॉर्मूला काम नहीं कर सकता तो फिर आपके जहन में आ रहा है कि दूसरा बेहतरीन फॉर्मूला कौन सा है? जी जी, आपस, वो तो हो ही नहीं सकता ना, वो तो नहीं सवाल पैदा नहीं होता। फिर जो एक तयशुदा फॉर्मूला हमने दुनिया में देखा है वो ये है कि 2 एक तरफ हो जाएं, एक का पत्ता काट दें, और एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ। लिबरल्स और कम्युनिस्ट्स ये इकट्ठे हो गए। अब अजीब बात है ना कि दूसरी जंग अजीम में अमेरिका और सोवियत यूनियन एक पेज पे थे, ये इकट्ठे थे, और इन्होंने फिर फैशिस्ट्स, उनका पता काट दिया। फैशिज्म दुनिया में एक निज़ाम के तौर पे ख़त्म हो गया। आज फैशिज्म गाली है, आपने गली मोहल्ले की सियासत में सुनी होगी, यार ये पाकिस्तान में क्या फैशिज्म हो रहा है, ये तो फैशिस्ट तुम्हारा नज़रिया है। किसी ज़माने में ये बहुत फैशनेबल चीज़ थी, लोग फ़ख्र से कहते हैं कि हाँ भी मैं फैशिस्ट हूँ, यस आई एम। ये बड़ी फ़ख्र की चीज़ हुआ करती थी, लेकिन उसको गाली बना दिया गया। पूरी एक एकेडमिक बॉडी खड़ी हुई उसको मलाइन करने के लिए, तो उसको नज़रियाती तौर पर ख़त्म किया गया। मैदान जंग में तो पहले ही ख़त्म था। अच्छा, अब जंगल में रह गए हैं 2 शेर। अब इनका क्या करें भाई? एक्सेप्ट तो ये भी एक दूसरे को नहीं करते। तो फिर जो फितरत का तरीक़ाकार है कि इन 2 शेरों की आपस में लड़ाई स्टार्ट होती है। भला कब होती है? गैस कर सकते हैं आप? दूसरी जंग अज़ीम से पहले भी इनके इशूज़ चल रहे थे, श्योर, लेकिन मैं दूसरी जंग अज़ीम के बाद की बात कर रहा हूँ कि आप गैस कर सकते हैं कि सोवियत यूनियन और लिबरल मुल्कों की आपस की लड़ाई दूसरी जंग अज़ीम के कितने बाद स्टार्ट होती है? उसी वक्त, लिटरली वहीं पे जब सबकी फौजें खड़ी हुई हैं। सोवियत यूनियन ने दिन दिहाड़े लिबरल अमेरिका, लिबरल बरतानिया, लिबरल फ्रांस के सामने सामने आके बर्लिन के दरमियान आके दीवार खड़ी कर दी कि ये हमारा है, बात ख़त्म, जाओ भाग जाओ यहाँ से।
ये ट्रस्ट डेफिसिट की हालत है। ऐसा नहीं कि उसके बाद को 20-25 साल उन्होंने थोड़ा सा कहा जो ब्रेक लेते हैं, कुछ करते हैं, वहीं पे ही लिटरली जिसे कहते हैं ना, जंग की वर्दियाँ भी नहीं उतारी थी। और वहाँ से अब हमारे सामने एक डाइकोटमी स्टार्ट होती है, पावर की डाइकोटमी। दो ताकतें हैं, वो compete कर रही हैं, दुनिया पे गलबा हासिल करना चाहती हैं। तो दुनिया में बाकी सभी लोग मौजूद हैं। अब देखें, इस अभी तक की कहानी में हमने मुसलमानों का जिक्र नहीं किया कि मुसलमान उस वक्त मगलूब हो चुके थे, खिलाफत उस्मानिया ख़त्म हो चुकी थी, एक नेशनलिज्म दुनिया में सामने आ रहा था, एक नया तरह का इस मुसलमानों की प्रैक्टिस स्टार्ट हो रही थी, जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े हमने जुल्म भी किए, ज़्यादतियाँ भी की। और यही वजह है कि हम ताकत भी नहीं बने। मैं ज़िमनी तौर पे दोबारा मैं जाना चाहूँगा दो शेरों की तरफ कि मुसलमान उस वक्त दुनिया में कोई उनके पास कोई ताकत नहीं थी, तो उसकी ये कुछ वजूहात भी थी। बैक टू टू लायंस, जो दो शेर थे, उनकी आपस में लड़ाई स्टार्ट हुई, दुनिया पे गलबे की कोशिश स्टार्ट हुई। 1945 में ही जंग बिल्कुल ख़त्म हो रही थी जब एंड में, तो लिबरल मुल्कों ने यह फ़ैसला किया कि अब दुनिया पर हम जो कलोनियलिज़म है उसको तो सस्टेन नहीं कर सकते, वो तो मुश्किल हो रहा है। अब हमने दुनिया पे कब्ज़ा करना है, तो उसके लिए हमें कुछ और ज़राए चाहिए। तो उन्होंने एक नया सिस्टम बनाया जिसे कहा जाता है ब्रेटन वुड्स सिस्टम, या ब्रेटन वुड्स सिस्टम, सॉरी। ब्रेटन वुड्स सिस्टम, पावरफुल लिबरल मुल्क इकट्ठे हुए और उन्होंने फ़ैसला किया कि अब दुनिया पे हम, जैसे बरतानिया ने आके हिंदुस्तान पे कब्ज़ा कर लिया, फ्रांस ने अफ्रीका के बड़े बड़े मुल्कों पे कब्ज़ा कर लिया, वो तो अब ज़माना गया। अब हमें दुनिया को कब्ज़ा उस पर करना है तो किसी और तरह से करना है। अब हमने उनकी खारजा पॉलिसी पे कब्ज़ा करना है, अब हमने उनकी इकॉनमी पे कब्ज़ा करना है, उनकी जो फ़ैसला साजी की स्किल है उस पर कब्ज़ा करना है। तो फिर ब्रेटन वुड्स सिस्टम के तहत उन्होंने कुछ इदारे बनाए, जिनमें से दो इदारे बहुत अहमियत के हामिल हैं। एक है वर्ल्ड बैंक और दूसरा है IMF। ये वो दो इस्तामारी इदारे हैं जो पूरी दुनिया की फॉरेन पॉलिसी को कंट्रोल करते हैं। कैसे करते हैं? जब जंग होती है तो आपको कर्जा चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए, तो पैसा आपको कौन देगा? वो यही इदारे देंगे। तो जब आपने कर्जा देना है तो फिर आपकी से ख़त्म हो जाती है खारजा पॉलिसी में, जिसका नतीजा ये निकलता है कि आपकी ऑटोमेटिकली से ख़त्म हो जाती है दाखिला पॉलिसी में, यानी उस मुल्क की सारी पॉलिसी आपके हाथ में आ गई। लेकिन इसके लिए अब ज़रूरी है ना कि फिर जंगें हों। अगर जंग ही ना हो तो क्या फ़ायदा फिर? यहाँ से एक नई चीज़ आती है जिसे कहा जाता है लिबरल इंटरनेशनल थ्योरी। एक थ्योरी है जो पॉजिट करती है कि दुनिया में अगर आपने अमन लेके आना है तो वो जंगों के ज़रिए लेके आ सकते हैं। ये एक बज़ाहिर ऑक्सीमोरोनिक स्टेटमेंट है। ऑक्सीमोरोनिक स्टेटमेंट, ऐसी स्टेटमेंट जिसके अंदर ज़िद्द पाई जाती हो कि आप अमन की बात कर रहे हैं लेकिन आपको जंग करनी होगी अमन के लिए, तो बड़ी अजीब बात लगती है। लेकिन ये एग्जैक्ट पॉलिसी रही है बहुत लंबा अरसा। वजह उसकी ये है कि आप जब किसी मुल्क की जंग कराते हैं, जंग के लिए पैसा चाहिए, अब आप जंग खुद मुसल्लत कर दें या आप किसी दो लोगों की जंग करा दें, तो उसके बाद उस मुल्क को दोबारा अपने पाँव पे तो खड़ा होना है। दैट्स वेयर यू कम इन। तो उस मुल्क को दोबारा से रीबिल्ड किया जाता है लिबरल इमेज में। यही हमने वियतनाम में देखा, यही हमने अफ़गानिस्तान में देखा, यही हमने साउथ अमेरिका के कई मुल्कों में देखा, इराक़ में देखा। एग्जैक्टली द सेम फार्मूला। उस मुल्क को जंग से बर्बाद करो, उसको दोबारा से रिक्रिएट करो, लेकिन अब जो रिक्रिएशन उसकी होगी तो उसके पीछे बैंकिंग पॉलिसी किसकी होगी? वेस्ट की होगी। इकोनॉमिक पॉलिसी किसकी होगी? वेस्ट की होगी। मुल्क को तामीर करने के लिए आपको अब माहिरीन चाहिए। माहिरीन कहाँ से आएंगे? हार्वर्ड से आएंगे, ऑक्सफोर्ड से आएंगे। समझ आ रही है आपको बात? तो ब्रेटन वुड्स सिस्टम में बुनियादी तौर पे उन्होंने ये अचीव किया। ये हो गए हमारे लिबरल्स। अब आते हैं मार्क्सिस्ट की तरफ के। दूसरी जंग अज़ीम के बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना तसल्लुत कायम करने के लिए कई इदारे बनाए। KGB, वुड यू बिलीव के एट वन स्टेज अराउंड 80% बजट सबवर्जन पे यूज़ होता था। सबवर्जन आप समझते हैं? मैं अगर ज़िंदा रहा
तो मैं ये लफ्ज़ पाकिस्तान में इंशाल्लाह इतना आम करूँगा कि कोई भी सेकुलर अगर आपके साथ बात कर रहा है तो आपको एग्जैक्टली आइडिया हो जाएगा कि सबवर्जन स्टार्ट हो गई है। सबवर्जन का मतलब होता है किसी के अकायद को ख़राब करके उसको अपनी तरफ लेके आ जाना। इसे कहते हैं सबवर्ट करना, किसी के नज़रियात को, किसी की आइडियोलॉजी को चेंज करके उसको अपनी तरफ लेके आ जाना। KGB के बजट का अगर 80% सबवर्जन पे यूज़ हो रहा है तो किस चीज़ पे लोगों को सबवर्ट कर रहे हैं? मार्क्सिज्म की तरफ। मार्क्सिज्म इस्लामी दुनिया में बहुत वास्ट तरीके से मार्क्सिज्म को आइदर बज़ोर ताकत फैलाया गया, यानी कि सेंट्रल एशिया सारे पे कब्जा कर लिया गया, मस्जिदें तबाह कर दी, इस्लाम पे पाबंदी लगा दी। मैं आज भी मेरा लाइव में आपको अपना तजर्बा बता रहा हूँ, माफियत लाइव नहीं, ओरिजिनल फर्स्ट हैंड, ये सुनी सुनाई बात नहीं है, कि वहाँ के लोगों ने मुझे बताया है कि आज भी अगर कोई बहुत पुरानी बिल्डिंग अगर हो ना हमारे पास, तो हम उसको गिरा के, ऐसा नहीं होता कि बस गिरा दी और नई बना दी, बल्कि पहले हम उसकी दीवारों को खुरचते हैं इंच बाय इंच। पता है क्यों? कि जब इस्लाम पे पाबंदी लगी, अरबी बोलने पे जुर्माने, कुरान पढ़ने पे जुर्माने, कुर्बानी देने पे जुर्माने और सज़ाएं और ये सारा कुछ जेलें, तो उस वक्त लोगों ने कुरान को बचाने के लिए दीवारों में चुनना शुरू कर दिया कि ये मार्क्सिस्ट, ये तो जानवर हैं, भेड़िए हैं, तो किसी के हाथ में कुरान देखें तो कुरान की तज़हीक करते हैं, मारते हैं, जेल में डालते हैं, जुर्माने करते हैं। तो उन्होंने मार्क्सिस्ट दहशतगर्दी से कुरान को बचाने के लिए दीवारों में चुनना शुरू कर दिया। आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे आज भी, जब वो दीवारें खुरच रहे होते हैं तो कुरान के पुराने नुस्खे बीच में से निकलते हैं। ये मार्क्सिस्ट का आइडिया था सेंट्रल एशिया में मार्क्सिज्म को फैलाने का। लेकिन इसके साथ साथ वो जो सबवर्जन है उसका जो पैसा लग रहा था, वो दुनिया के कई मुल्कों में, इस्लामी मुल्कों में, गैर इस्लामी मुल्क भी थे, क्रिश्चियन मुल्क भी थे, उनमें भी वो कर रहे थे कि ये लोग मार्क्सिज्म की तरफ आ जाएं। अब उनकी जो टेक्निक्स थी वो ये थी कि देखो दुनिया में जुल्म हो रहा है, दुनिया में ज़्यादती हो रही है, मज़दूर के साथ बड़ा जुल्म है, ज़्यादती है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन वो जो लोगों को नहीं बताते थे कि जो आपने लोगों की जहन साजी शुरू की है इस बात पे कि ये दुनिया में गुर्बत है, अमीर गरीब का फ़र्क बहुत ज़्यादा है, इसको ख़त्म करना है, इसके पीछे जो इल्मियत है वो इल्हादी है। और मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, ये आज भी आपको उनके आर्काइव्स में मिल जाएगा कि इल्हाद और मार्क्सिज्म दोनों इकट्ठे चलते हैं, क्योंकि ये आइडिया बेस करता है सो कॉल्ड साइंस पे। हम पता नहीं उसमें साइंस कितनी है, लेकिन वो असल में जिसे जो डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म है उस पे, डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म। अब मटीरियलिज्म के अंदर तो सिर्फ मैटर है, इसका मतलब यह है कि वहीं पे ही आप जितनी भी चीज़ें हैं जो फितरत पे फौक रखने वाली हों, अल्लाह ताला की ज़ात है मिसाल के तौर पे, उसको तो सब आपने निकाल देना है। जितना भी है वो मादे के जहाँ के अंदर ही हमने करना है। अब इन्होंने इंडोनेशिया में जाके पंजे गाड़े, लिबरल्स को अच्छा नहीं लगा। लिबरल्स ने वहाँ पे फिर एक नया मेथड अप्लाई किया। रिसर्च प्रोजेक्ट के तौर पे मैं आपके लिए ये आपके साथ छोड़ रहा हूँ, इसको खुद स्टडी कीजिएगा। दी जकार्ता मेथड, ये नोट कर लें, बाद में इसको रिसर्च करें कि लिबरल्स ने वहाँ पे कम्युनिस्ट्स को मारने के लिए, और मिलियंस की तादाद में मारा भी। नाम इसका जकार्ता इंडोनेशिया का जो शहर है उसके साथ मंसूब रह गया, लेकिन ये दुनिया के कई मुल्कों में उन्होंने अप्लाई किया, साउथ अमेरिका में अप्लाई किया, मिलियंस के हिसाब से बंदे उन्होंने मार दिए सिर्फ दुनिया पे कब्जा करने के लिए। इधर जो कम्युनिस्ट्स हैं इन्होंने इस्लामी दुनिया के अंदर बहुत उलमा को कन्विंस किया लिबरलिज्म के ख़िलाफ़ कि देखो लिबरल्स तो बड़े ऐसे हैं वैसे हैं वगैरह वगैरह, आप भी कलेक्टिविस्ट हैं, हम भी कलेक्टिविस्ट हैं, तो भाई क्या ये काफ़ी है कि आप कलेक्टिविस्ट हैं, हम कलेक्टिविस्ट हैं? इस्लाम की आइडियोलॉजी तौहीद पे खड़ी है, आपकी आइडियोलॉजीज़ में सबसे पहली बात यह कि अल्लाह नहीं है, तो उसके बाद कलेक्टिविज़म क्या, ये कुछ चीज़ काफ़ी है। लेकिन बहरहाल उन्होंने बहुत से लोगों को कायल किया, लेके आए इस्लामी दुनिया में, उन्होंने पार्टी बनाई। आप हैरान रह जाएंगे, 2 लोग इस्लामी दुनिया के
बड़े लोग, दोनों पे ये एतराज़ हैं, दोनों के पे ये एतराज़ात हैं कि उन्होंने बड़े जुल्म किए, दोनों के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा दलाइल हैं। उनके हक़ में भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन आमतौर पे ख़िलाफ़ आपको ज़्यादा मिलेंगे। दोनों में मसलक का बहुत बड़ा इख्तलाफ है, लेकिन दोनों की पे जो इल्ज़ामात हैं, जो चार्जशीट है, वो बिल्कुल एक जैसी है। एक का नाम है सद्दाम हुसैन, एक का नाम है बशार अल असद, और उससे पहले उसके वालिद। फ़र्क क्या है दोनों में? अक़ीदे का फ़र्क है। और क्या है, एक पे इल्ज़ाम है यार ये सुन्नियों पे बड़े जुल्म करता रहा, एक पे इल्ज़ाम है यार ये शियों पे बड़ा जुल्म, वगैरह वगैरह वगैरह। मैं वो मेरा मजमून नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ कि इनका फ़र्क क्या है। लेकिन इनके रवैये में मुमासलत क्या थी? दोनों मार्क्सिस्ट थे। बाथ पार्टी मार्क्सिस्ट पार्टी है अरब के अंदर, जो अरब नेशनलिज्म और बड़ा ये पॉलिटिकल पार्टी जितनी थोड़ थी। अब इंसान सोचता है कि भाई आप मुसलमान हैं, आप यहाँ से वहाँ तक कैसे पहुँचे? जवाब, KGB का 80% बजट, सबवर्जन, नज़रियाती तौर पे लोगों को कहाँ से कहाँ पे लेके आ गए। हद ये है कि दुनिया में जो कत्ल खून हुआ, इवन पाकिस्तान में भी कोशिश की गई। आप अंदाज़ा करें कि सब उनका पैसा कहाँ कहाँ किस किस तरह से इस्तेमाल हुआ। आज पाकिस्तान में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारे पास जो ऑर्गेनाइज्ड दहशतगर्दी की सूरत में है, वो BLA की सूरत में है। मार्क्सिस्ट हैं, सेकुलर हैं, ख़ुद को डिक्लेयर किया हुआ उन्होंने। 60s में पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े लेवल पे, 60-70s में बड़े लेवल पे दहशतगर्दी कराने के उन्होंने मंसूबे बनाए, असलहा भेजा। अब अगेन मेरा मजमून नहीं है, मैं उस पर नहीं जाऊँगा, लेकिन उसमें मुस्लिम ममालिक जिनमें मार्क्सिस्ट हुकूमतें थीं, उनकी जो इस्लामाबाद में एम्बेसीज़ हैं, उनके ज़रिए असला भेजा कि एम्बेसीज़ पे ज़्यादा चेक एंड बैलेंस नहीं होता, तो चलिए आप इस तरह से वो आप भेजना शुरू करते। ये मार्क्सिस्ट ने किया। तो हमने किससे मार खाई? लिबरल से और सोशलिस्ट दोनों से। फिर 1991 में आके सोवियत यूनियन कोलैप्स कर गया, दुनिया में रह गया सिर्फ लिबरलिज्म। नई थ्योरीज आना शुरू हो गई। हंटिंगटन, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस, फुकुयामा, एंड ऑफ हिस्ट्रीज। अभी 90s में, अर्ली 90s में ये थीसिस डेवलप हो रहा है। एंड ऑफ हिस्ट्रीज का मतलब, आसान तरीन उसका जो मतलब मैं अर्ज कर सकता हूँ कि चूंकि दुनिया में पहले जो फैशिज्म की ताकत थी, दूसरी जंग अज़ीम में ख़त्म हो गई, उसके बाद मार्क्सिज्म यानी कि कम्युनिज्म और लिबरलिज्म ये रह गया। तो 1991 में चूंकि कम्युनिज्म भी हमने ख़त्म कर दिया है, तो अब रहती दुनिया तक एक ही निज़ाम रहेगा, वो है लिबरलिज्म। अब 1991 के बाद पॉलिसी शिफ्ट होना शुरू होती है। नाउ इट इज़ वेरी मच एग्रीएबल कि इंटरनेशनल लेवल पे जब आप पॉलिसी शिफ्ट करते हैं तो इसको एग्जीक्यूट करने में तकरीबन 10 साल लग जाते हैं, तकरीबन कभी ज़्यादा भी लगते हैं, कभी कम भी लगते हैं, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द शिफ्ट एंड द पॉलिसी। लेकिन 10 साल एक बड़ा एग्रीएबल फिगर है। तो 1991 में सोवियत यूनियन बर्बाद होता है और उसके ठीक 10 साल बाद 2001 ऑनवर्ड्स मुसलमानों को इस दुनिया में, ये दुनिया उनके लिए दोज़ख बना दी जाती है। तो ये क्या इत्तेफाक से हुआ? ये इत्तेफाक से नहीं हुआ कि लिबरलिज्म एक वाहिद ताकत रहनी थी। और ये नेटो के रिकॉर्ड पे आपको अल्फाज मिल जाएंगे कि अब सोवियत यूनियन ख़त्म हो गया तो नेटो को डिसबैंड कर दें, ख़त्म कर दें। एंड द आंसर वाज कि नहीं, भी मुसलमान हैं। हमें नहीं पता था हम कितने अहम हैं, वी डिडंट नो दैट। उनको पता था कि ये भी दुनिया में एक चीज़ रह गई है। तो एंड ऑफ हिस्ट्रीज़ में मुसलमान जो है मिसफिट हैं, ये ख़त्म हो तो फिर सारी दुनिया, फिर लिबरलिज्म ही है, फिर उसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। हमें नहीं पता था। हज़रत अली से एक कौल मंसूब है कि वो जो नहीं जानता, यानी कि ला इल्म है, वो जो नहीं जानता और ये भी नहीं जानता कि वो नहीं जानता, इतनी उम्मीद ना रखो, जाने दो। और वो जो जानता है लेकिन ये नहीं जानता कि वो जानता है, वो सोया हुआ है, उसको जगा दो। और वो जो नहीं जानता लेकिन ये जानता है कि वो नहीं जानता, वो जानने की तलब में है, उसको बता दो। और वो जो जानता है और ये भी जानता है कि वो जानता है, वो वाइज है, उसको फॉलो करो। तो हम ये सेकंड कैटेगरी में थे कि हम जानते तो थे लेकिन हम नहीं जानते थे कि हम जानते हैं। We didn't know that, but they did.
तो फिर जो अफ़गानिस्तान में हुआ, जो इराक़ में हुआ, जो सीरिया में हुआ, जो हमने बाकी दुनिया में देखा कि वहाँ पे क्या क्या हुआ। लेकिन एक इनका आइडिया था, एंड ऑफ हिस्ट्रीज, फुकुयामा वगैरह, ये सारे इन्होंने ये किताबें लिखी, बड़ा कुछ किया कि अब लिबरलिज्म रह जाएगा। लेकिन दुनिया का जो निज़ाम है वो सिर्फ इंसान की प्लानिंग पे तो नहीं चलता। खैरुल माकिरीन, उसकी प्लानिंग के सामने तो कोई नहीं चलता। होना ये शुरू हुआ कि लिबरलिज्म अपने ही मुल्कों में, अपने ही इलाकों में बेघर होना शुरू हो गया। ख़ुद वेस्ट के लोग लिबरलिज्म से तंग आना शुरू हो गए। अब उसकी अपनी वजूहात हैं, मैं ज़िमनी तौर पे अर्ज़ कर दूँ ब्रीफली क्या वजूहात है। एक वजह उसकी ये है कि लिबरलिज्म में उन्होंने देखा कि तेज़ी के साथ हमारी आबादियाँ ख़त्म होना शुरू हो रही हैं। बहुत लेक्चर्स में मैंने अर्ज़ किया, मैं यहाँ पे भी रिपीट कर दूँ कि पॉपुलेशन को सस्टेन करने का, मेंटेन करने का जो रेशो है दुनिया में एक्सेप्टेड, वो 2.1 है। ये बात आप समझते हैं? 2.1 मतलब हर औरत के ऑन एन एवरेज 2.1 ऑन एन एवरेज ये बच्चे पैदा होने चाहिए। तो उसके बाद 100 साल के बाद भी आप जाएंगे तो ना आबादी वहाँ पे बड़ी हुई होगी ना कम हुई होगी। अच्छा, मैं अब इस चीज़ को ना थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से मैं अब कहता हूँ। आप इसको इस तरह से कह लें कि हर 10 औरतों के एवरेज 21 बच्चे पैदा होने चाहिए। अब ये है मिनिमम। ये मैं ये नहीं बता रहा कि ये आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मैं कह रहा हूँ कि ऐसे नीचे नहीं गिरना। क्या आप जानते हैं कि पूरे वेस्ट में इस वक्त एक मुल्क भी ऐसा नहीं है जो 2.1 पे हो? पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड सारे 2.1 से नीचे हैं। कुछ तो क्राइसिस की रेंज में है, 1.1 पे आए हुए हैं, जो इरिवर्सिबल डिक्लाइन है। अगर उसको आप दोबारा से अब उससे निकलने का एक ही तरीका है, या तो यह है कि आप लिबरलिज्म को छोड़ दें, कंजर्वेटिविज्म की तरफ चले जाएं। दूसरा यह है कि आप पूरी दुनिया से इमिग्रेशन खोल दें और बंदे लेके आना शुरू करें। तो उससे क्या, वो एक आर्जी हल है, क्योंकि वो जो लोग आएंगे वो अपना मज़हब, अपनी खुराक, अपना लिबास बॉर्डर पे छोड़ के तो नहीं आएंगे, तो लेके ही आएंगे। अब मुसलमान जाएगा तो मस्जिद लेके जाएगा भाई, हिंदू जाएगा तो मंदिर साथ लेके ही जाएगा, सिख जाएगा तो गुरुद्वारा लेके जाएगा। इंसान की नेचर है, आप कैसे उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो फिर वहाँ पे उनको तकलीफ होना शुरू हो गई, यार ये इतने गैर मुल्की आए हुए हैं, ये ठीक नहीं है। दे रियलाइज कि लिबरलिज्म इज़ द प्रॉब्लम। तो फिर क्या हुआ, लिबरलिज्म के ख़िलाफ़ एक रिवोल्ट स्टार्ट हुआ वहाँ पे। जो इत्तेफाक की बात है कि पैट बुकनन ने एक किताब लिखी थी काफ़ी पहले, उसका नाम है डेथ ऑफ द वेस्ट। अब ये बड़ा पावरफुल आदमी है, ये अमरीकी सदरों की तकरीरें लिखने वाला आदमी है, यानी कि पॉलिसी में इसका इतना असर रसूख है। उसने प्रिडिक्ट किया डेथ ऑफ द वेस्ट में कि वेस्ट के साथ होगा क्या, और ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन मर रही है। ये दुनिया में जितना मर्जी हम उसको ग्लोरीफाई करें, हॉलीवुड की फिल्में, ये वो वगैरह वगैरह, जंगें, बट डीप डाउन इट्स डाइंग। उसमें पॉपुलेशन डिक्लाइन को बहुत ज़्यादा उसने मौजू बनाया। किसी और एक ऑथर को एक कोट करते हुए बुकनन ने यहाँ तक लिखा कि इंसानी तारीख़ में 2 ही वजूहात हुई हैं जिनकी वजह से इंसान की आबादी इतने मैसिव लेवल पे गिरी है। एक ताउन और दूसरा लिबरलिज्म। इमेजिन दैट कि वो एक बीमारी को लिबरलिज्म के साथ खड़ा करके, इन 2 चीज़ों ने जितना इंसानी आबादियों को कम किया है किसी और ने नहीं किया। और उसकी पूरी वजूहात हैं कि लिबरलिज्म क्या लेके आता है, इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअलिज्म से क्या होता है, आप अपनी कायनात का मरकज़ बन जाते हैं। माँ बहन बाप छोड़ो, ख़त्म करो यार, उसको ओल्ड पीपल होम में भेज दो, उसको यहाँ भेज दो, उसको मैंने कामयाब होना है। तो जब आप कामयाब होंगे तो फिर उसका मतलब यह है कि आप समाजी जिम्मेदारियाँ नहीं लेंगे। वेस्ट के अंदर ये बात आमतौर पे कही जाती है कि चिल्ड्रन आर एक्सपेंसिव, बच्चे महंगे हैं, यानी इनको पालना महंगा है। तो मेरी जो ज़ाती कामयाबी है वो उसके रास्ते में आते हैं, तो छोड़ दो, उसको रहने दो। तो उसका एक रिवोल्ट स्टार्ट होता है आहिस्ता आहिस्ता कि नहीं भाई ये चीज़ ठीक नहीं हो रही। मतलब मैं कई दफ़ा शायद अपने लेक्चर्स में बात सुनी हो, मैं ज़्यादा नहीं हूँ, अगेन मेरा मजमून नहीं है, बस मैं 2-1 एग्जांपल्स से कि वेस्ट ने इन मामलात को हल करने के लिए क्या क्या सोल्यूशन किए। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ मियाँ और बीवी दोनों को मिला के तकरीबन 600 पेड छुट्टियाँ दे रही हैं कि अगर आपके घर बच्चा पैदा होता है तो घबराना नहीं कि आपकी नौकरी चली जाएगी। पेड अप टू 80% जो तनख्वाह है
उसका 80% आपको मिलेगा। मियाँ और बीवी दोनों की छुट्टियां मिलाएं 600 दिन, याद रखें साल में 365 दिन होते हैं, तकरीबन 600 दिन वो ऑफर कर रहे हैं कि हमारी आबादी का इतना डिक्लाइन हो रहा है कि आप ज़रूर वापस तौलीद की तरफ जाएं, हम आपको पैसे देंगे, नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, सारा कुछ है। डिडंट वर्क। रशियंस उससे आगे निकल गए वहाँ पे एक आइडिया ये भी फ्लोट किया गया कि हर मर्द की कंपल्सरी 5-5 शादियाँ और 10-10 साल तलाकों पे पाबंदी। लाइक यार हमारी 4 आपको हजम नहीं हो रही थी 5 कंपल्सरी, मतलब वो पॉलिसी का हिस्सा नहीं बना, लेकिन ये सजेशन वहाँ पे आई। उसके बाद उनकी हुकूमत ने एक नया काम किया। वहाँ पे औरतों के लिए एक बहुत बड़ा अवार्ड होता है जिसे मदर हेरोइन कहते हैं, या हीरो है ना कि मदर हेरोइन के, किसी औरत ने जंग में अगर कोई बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया हो तो उसको ये सरकारी एजाज़ दिया जाता है। लेकिन आबादी की डिक्लाइन कितना बड़ा वहाँ मसला बनी, आप उसका अंदाज़ा यहाँ से लगाइए कि उन्होंने मदर हेरोइन का अवार्ड आखिर इस चीज़ पे भी ऑफ़र करना शुरू किया कि जो रशियन औरत 10 बच्चे पैदा करके उनको रशियन वैल्यूज़ पे पालेगी उसको हम ये अवार्ड देंगे। इमेजिन करें कि जो जंग में बहुत बड़ी कोई आपने कोई कारनामा सर अंजाम दिया है, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप पाकिस्तान में कहें कि जो औरत बच्चे पैदा करेगी उसे निशाने हैदर देंगे टाइप ऑफ नॉनसेंस। इतना वो वहाँ पे क्राइसिस आ गया। अब एक चीज़ यहाँ पे मैं क्लैरिफाई करता चलूँ कि रशियंस लिबरल नहीं हैं, लेकिन कल्चरली लिबरल हैं, कल्चर के एतबार से। यही वजह है कि इस वक्त दुनिया में जो लिबरलिज्म पाया जाता है वो मार्क्सिज्म का उसमें हिस्सा है, जिसको प्रोग्रेसिव लिबरलिज्म हम कहते हैं। ये दुनिया में सबसे बड़े फसाद की वजह प्रोग्रेसिव लिबरलिज्म है कि जहाँ पे मॉरल रिलेटिविज्म, जहाँ पे यानी हर तरह का इज़म जो सोसाइटी को बर्बाद करता है वो सारा इकट्ठा करके उन्होंने 2-3 जनरेशन के अंदर अंदर अपने आप को बर्बाद किया। अब ये सारी कहानी हमारी यहाँ तक पहुँच चुकी है कि फैशिज्म फेल, मार्क्सिज्म फेल, लिबरलिज्म तेज़ी के साथ फेल। तो हम मुसलमानों के पास जो ओनली ऑप्शन बचता है वो इस्लाम। होना ये चाहिए था कि हम कभी भी इनको एक्सेप्ट ना करते, लेकिन जो हुआ वो हुआ। मैं उसकी बहस में नहीं जाऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों हमने माजी में ज़िंदा नहीं रहना, हमने मुस्तकबिल में ज़िंदा रहना है। तो अगर दुनिया के सारे बड़े सिस्टम्स एक एक करके कोलैप्स करते जा रहे हैं तो हम क्यों ना अपने सिस्टम की तरफ जाएं जिसमें इकॉनमी भी है, जिसमें पॉलिटिक्स भी है, जिसमें अदालत भी है, जिसमें सब कुछ है।